पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली तो नहीं, अब तो इनफैक्ट एक्सपायरी का दिन है। भारतीय बाजारों में आज काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। फर्स्ट हाफ तेज़ी का नाम रहा, सेकंड हाफ का भी कुछ हिस्सा तेज़ी का नाम ही रहा। लास्ट आवर में जो बिकवाली आई वो ज़ोरदार थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक्सपायरी थी तो तेज़ी कैप ही थी। तो आज ये माना ही जा रहा था कि सेकंड हाफ में मार्केट थोड़ा सा प्रेशर दिखा सकता है, और वो सेकंड हाफ भारी पड़ा बाजार के ऊपर, जबकि ऊपरी स्तर से निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक सब में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो दो तरीके से मार्केट को आप समझेंगे। पहला तरीका पहला फर्स्ट हाफ वो जहां पर बाजार में तेज़ी रही। तेज़ी थी आज आपके लिए बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, मेटल में, जहां पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी ही। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट जैसे बीएचईएल हुआ, इंडिया बुल्स हुआ, फर्टिलाइजर तेज़ी में था, यूनाइटेड स्पिरिट्स तेज़ी में था, पूरा लेकर ही राजा तेज़ी में था। तो ऐसे करके एक साइड तो ये था, और दूसरा सेकंड हाफ में जब बिकवाली आई तो आईटी से प्रेशर, हैवी वेट से प्रेशर, एनबीएफसी का प्रेशर, बैंक्स का प्रेशर, वो मार्केट को पूरी तरह से नीचे की तरफ धकेलता हुआ ले गया। तो वहाँ पर हैवी सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। तो दो तरीके से मार्केट रहा आज। फर्स्ट हाफ में मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी देखने को मिल रही थी। एक बढ़िया मूव मिड कैप स्मॉल कैप में फर्स्ट हाफ के अंदर था। सेकंड हाफ तक आते आते वो जो गेन्स थे वो सारे गिव अप हो गए, और हायर लेवल से ईज आउट होने के बाद मार्केट्स डे लो के आसपास जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो वहाँ बिकवाली उसके आधार पर देखने को मिली। एक एक करके कुछ और नंबर्स के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो कि किस तरह की रणनीति मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़ रही है आज, क्योंकि इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक आप नज़र डालेंगे तो इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक में आज कामकाज ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई पड़ेगा। बैंक्स के अंदर स्पेशली जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ से ज़्यादा पीएसयू बैंक्स के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। साथ ही साथ आज ज़्यादा बेटर कामकाज आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप में। मिड कैप में सिलेक्टिव फार्मा, सिलेक्टिव फर्टिलाइज़र, इसके अलावा टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ कंपनीज जहाँ पर, या फिर एनबीएफसी जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और पहला सवाल भी शामिल कर लेते हैं। जो पहला सवाल मेरे पास आया है उसके लिहाज से, इनफैक्ट मेरा आज प्रोफाइल शायद मैंने गलत लॉगिन कर लिया, जिसकी वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि सीएनबीसी आवाज़ के पेज से कौन कौन से सवाल आ रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट हाँ, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो पहला सवाल आया है टीसीएस के ऊपर। सर, टीसीएस के केस में क्या ही बोलूँ। पहली चीज़ तो टीसीएस ऑब्वियस ही बात है देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। आज टीसीएस के 18 साल भी पूरे हो गए हैं। तो पहला पार्ट तो आप यही कंसीडर करके चलिए कि भैया ऑब्वियस ही बात है, जिस तरह की वेल्थ क्रिएशन इसने की है विद टाइम, 2004 के आईपीओ से लेकर, वो वेल्थ क्रिएशन जर्नी शायद कंटिन्यू करे। आज हालांकि ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, दैट इज़, लेकिन नियर टर्म में ऐसे पहले भी टीसीएस में कई सारे नीजक रिएक्शन आ चुके हैं, कई बिकवाली आ चुकी है। लेकिन आगे की जर्नी कैसी रहेगी, आगे की जर्नी के हिसाब से सर 15%, 10%, 12% की ग्रोथ टीसीएस ऑलरेडी ऑलमोस्ट रजिस्टर करता हुआ दिखाई पड़ता ही है हर साल। तो आप उस हिसाब से मान के चलिए कि शायद जो ग्रोथ है वो आगे भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़ेगी, उसी का एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो टीसीएस के नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से 15 से 20% की सालाना दर से ग्रो कर सकता है। एक क्वार्टर में करे ना करे, एक साल में करे ना करे मे भी, लेकिन दूसरे साल तक आते आते शायद वो वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। बाकी डिविडेंड तो पे ऑफ है ही अच्छे कंपनी के, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो कोई क्वालिटी को लेकर भी शायद सवाल नहीं उठा सकते। तो आप उस हिसाब से भी यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। जो और सवाल मेरे पास आ रहे हैं उसमें से आज इनफैक्ट मेरा ये जो सोशल मीडिया व फेसबुक का प्रोफाइल है वो चल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं शायद क्वेश्चंस देख नहीं पा रहा हूँ। बाकी डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ ना कुछ सवाल वो भेज ही देंगे। तब तक मैं ज़रूर ट्विटर के सवाल ले लेता हूँ, किस तरह से वहाँ पर सवाल आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ट्विटर पर जो सवाल है पहला मेरे पास वो है सीएट को लेके। सीएट के केस में क्या किया जाए। सीएट में सर नंबर तो ठीक थे लास्ट क्वार्टर के, ग्रुप भी ठीक है, कंपनी पुरानी है, रॉ मटेरियल प्राइसेस का प्रेशर लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला, और ये जो बाकी डिमांड साइड है ऑटो की वो क्रूशियल है। सेकेंड हाफ फेस्टिव डिमांड है तो वो शायद पिकअप करेगी भी, तो उसको आप रीड कर सकते हैं। लेकिन ये मोमेंटम बेस्ड प्ले ज़्यादा रहेगा लॉन्ग टर्म स्टोरी कंपैरिजन में, उस हिसाब से आप रणनीति रखिएगा यहाँ पर। दीक्षित अग्रवाल साहब का सवाल है कि मोर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड इन आईटी सेक्टर बिफोर एडिंग टू लॉन्ग टर्म। अग्रवाल साहब, अगर आप लॉन्ग टर्म ऐड कर ही रहे हैं तो उसमें मोर डाउनसाइड या लेस डाउनसाइड की कोई खास रेलेवेंस तो होती नहीं।
आप मान लीजिए 40% ऑलरेडी शेयर करेक्ट हो गया, यहाँ से कितना होगा, 40 और तो हो नहीं सकता, ये ज़रूर हो सकता है यहाँ से 10% और करेक्ट हो जाएगा। तो अगर 10% होता भी यहाँ से करेक्ट तो भी आपकी वैल्यू में कितना ही अंतर आ जाने वाला है। आप कोई 2 रुपये 10 रुपये के लिए ट्रेड कर नहीं रहे हैं। आप जब लॉन्ग टर्म स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से सोचिए ना। आपको हर साल वो शेयर चाहिए जो 20% रिटर्न दे सकते हैं, और वो कोई भी मेगा कंपनी, जाइंट कंपनी दे ही देती है। चाहे आप ITC देख लें, HUL देख लें, आप उसमें डिविडेंड नहीं इंक्लूड करेंगे वो बात अलग है, लेकिन अगर उसको इंक्लूड भी कर लेंगे तो मिलता इतना रिटर्न तो मिल ही जाता है 15 से 20% का। एक बढ़िया से बढ़िया म्यूचुअल फंड भी इतना ही रिटर्न दे सकता है। इंडियन मार्केट्स की हिस्टोरिकली पिछले 80 साल के जो नंबर्स मैंने देखे हैं, 75 साल के, आज़ादी के टाइम में मैंने पढ़ा भी था इसको, उसमें भी वो 15-17% ही रिटर्न देते हैं। तो आप एक साल में रोबस्ट 50% ले लेंगे या अगले साल में नेगेटिव आएगा। आपने एग्जाम्पल देख ही लिया, 2021 का रोबस्ट था और 2022 की हालत आपको पता ही है, वहीं का वहीं खड़ा इंडेक्स, तो अपने आप ही एवरेज बनी गया ना 25%। तो आप उस हिसाब से सोचिए बढ़िया कंपनी के बारे में। अगर IT में अच्छी कंपनी मिल रही है तो ले लीजिए। 4200 पे L&T इन्फोटेक मान लीजिए लेते हैं, कल को 3800 आता है तो थोड़ा सा और ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं 2400 हो जाएगा यहाँ से भी। अगर होगा तो कोई फेयर वैल्यू तो उसकी भी डिटरमिन करेगा ही ना। बाजार बायबैक कर देगी कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा ग्रुप है, कैश रिच है, बायबैक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। IT कंपनी तो वैसे ही बायबैक में मशहूर है, तो कोई ऐसी दिक्कत तो हो नहीं सकती थी। तो इस लिहाज से आप नज़र रखिए उनके ऊपर। ओके, everyone expected Nifty expiry between 17,750 17,800. Why Nifty closed 17,500? Dow future almost flat 70 पॉइंट. Any bad news? दास साहब, एक दिन के लिए तो पहले मैं मार्केट ट्रैक करता नहीं। रही बात मेरी सीमित जानकारी, ये बात समझ गई थी आज सुबह ही कि मार्केट में कुछ गिरावट सेकंड हाफ में आएगी, जब वो गैप अप दिखा रहा था। तो आज सुबह जब आशीष के साथ में सीधा सौदा कर रहा तब मैंने बात टिप्पणी की भी थी कि मार्केट में आज सेकंड हाफ में जो डाउट लग रहा है कि प्रेशर आएगा। ऑब्वियस ही बात है, जितनी शॉर्ट कवरिंग 3 दिन में आई है निचले स्तरों से, वो शॉर्ट कवरिंग जब गैप अप के साथ शुरुआत करेंगे तो अनवाइंडिंग होगी ना। वो अनवाइंडिंग हो गई लास्ट आवर में। जितनी ऊपर ले जाके बाजार में अनवाइंडिंग की जाएगी उतना अच्छा गेन आएगा, तो वो गेन आ गया लास्ट आवर में। ठीक है, एक्सपायरी थी तो उतार चढ़ाव तो चलता ही है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे। अच्छा जी, सुमित सर का सवाल है कि कैम्स 1765 पर 20 शेयर लिए हैं, क्या करना चाहिए? सर, कैम्स के केस में ब्लॉक हुआ है अभी 3-3.5-4% के आसपास का। ये ब्लॉक तो इम्पॉर्टेंट था जो रिसेंटली हुआ है 3-4% के आसपास, 3.79% का। तो बेटर तो यही कि आप बने ही रहें, विद टाइम नंबर्स पे नज़र रखिए, और ग्रोथ स्टोरी को ही इन्होंने हमेशा मतलब इसी के दम पे ही सारे जानकार इसमें तेज़ी की बात करते हैं, तो ग्रोथ स्टोरी को ही आप प्ले करिए। BSE और कैम्स दोनों ही सो फार हायर लेवल से नीचे आए हैं, तो थोड़ा सा स्टेबल होकर अगर वापस पिकअप करते हैं तो प्रॉफिट ही बन सकता है। लेकिन ये मीडियम टर्म मोमेंटम और नंबर्स, इनका ध्यान रखिएगा। IPO बहुत दिन हुए नहीं आया हुआ, तो बहुत सारे नंबर आए नहीं है, तो बहुत कुछ इनके बारे में पता चलेगा नहीं। तो जैसे जैसे वो पता चलता रहेगा वैसे वैसे आप रणनीति बनाते रहिएगा इसमें। ओके, कैन आई बाय सिरमा SGS लिमिटेड फॉर लॉन्ग टर्म? मनोज सर, अभी कल लिस्ट हो रहा है आई थिंक ये, और अभी तो इसने अपना IPO पहला क्वार्टर का नंबर भी नहीं दिया, तो इतनी क्या जल्दी आपको उसको लेने के लिए? अगर आपको लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी तो डिक्सन ले लीजिए, एम्बर ले लीजिए, इससे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। और दूसरा, किसी भी कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह भी रहे हैं तो कुछ क्वार्टर के नंबर्स देख लीजिए। 3200 रुपये पे आपको लग रहा है कि आप डीमार्ट अब ले सकते हैं ना, 6000 रुपये नहीं लिया होगा आपने तो, क्योंकि वो नीचे आ चुका है और कंपनी भी अच्छी है, तो वो क्यों नहीं, ये क्यों? और कोई भी कंपनी लिस्टिंग पे ही क्यों? कल के ख़त्म होने वाली है, परसों नहीं होगी, अगले महीने ट्रेड नहीं कर रही होगी, या उसके अगले महीने ट्रेड नहीं कर रही होगी। ट्रेड तो हमेशा ही करेगी ना। बिजनेस अच्छा है, 2 क्वार्टर के नंबर में सब कुछ पता चल ही जाएगा। 2 क्वार्टर के, 6 क्वार्टर के नंबर वेट कर लीजिए, धीरे धीरे ऐड करते रहिए हर क्वार्टर के नंबर्स के साथ, सिचुएशन क्लियर होती रहेगी। इन्फोसिस भी रातों रात को सर आज 1500 का नहीं हो गया है। इन्फोसिस ने भी 1993 से लेके आज तक का समय दिया है, यानी करीब करीब 29 साल 18 साल जो भी लगे उनको लगे हैं। तो समय दीजिए, समय के साथ चीज़ें बनती हैं, अपने आप आपको पता चलने लग जाता है कि ये कंपनी करने लायक है निवेश या नहीं करने लायक है। तो विद टाइम ग्रोथ आएगी, उस ग्रोथ को आप फॉलो करते रहिए, इजी वे में, और चलता रहेगा वो अपने हिसाब से। हैवेल्स हुआ, पॉलीकैब हुआ, ये सब कंपनियों ने विद टाइम अपनी ग्रोथ को बताया है, इनके प्रोडक्ट ने बताया, इनके नंबर्स ने बताया, तो उनको आप फॉलो करते रहिए शांति से, अपने आप वो भी बढ़ता रहेगा, ये भी बढ़ता रहेगा। सर, सुज़लॉन, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी? विशाल सर, पहले एक चीज़ ज़रूर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा कि सुज़लॉन एक ज़माने में निफ्टी का हिस्सा होता था। अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। एक ज़माने में 800 रुपये का शेयर भी होता था, फिर उसके बाद में स्प्लिट बोनस होने के बाद भी ये 3 डिजिट का स्टॉक होता था, वहाँ से टूटते सिंगल डिजिट में पहुँच गया, पंटर स्टॉक बन गया था बेसिकली। इक्विटी वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा होते थे, फिर इसमें एक्यूमुलेशन हुआ, वॉल्यूम ड्राइड अप हुए, और आज वापस न्यूज़ फ्लो आने शुरू हो गए हैं इस कंपनी के टर्न अराउंड के।
नंबर्स भी 2 क्वार्टर के ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। इतना ज़रूर है कि इसमें हर लेवल पे लोग फंसे ज़रूर हैं, हर आदमी के अकाउंट में होता ही है सुजलॉन मोरलेस। तो जैसे जैसे तेज़ी मिलती जाएगी वैसे वैसे ऊपर सप्लाई आती जाएगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। रिन्यूएबल स्पेस में कंपनी कामकाज करती है, उस स्पेस की दिग्गज कंपनी एक समय में मानी जाती थी। रिन्यूएबल पावर में मतलब आप तुलसी तांती साहब का एक ऑरा होता था जब ये कंपनी अपने पीक पर थी तब। वहाँ से सिचुएशन आज सबको पता ही है डेट किस तरह की है। डेट तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी कंपनी के ऊपर किसी को भी डुबा सकती है। जिसके ऊपर डेट है वो वैसे भी सर्वाइव जल्दी करता नहीं है अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो इसीलिए सिचुएशन ठीक है, 2 क्वार्टर की ठीक है। आपको लग रहा है आप 7 रुपये में लेंगे, 40 रुपये में बेच देंगे, बेटर है ये कि आप 40 में ले लें और फिर 400 में बेच दें, क्योंकि 40 तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी सिचुएशन सही है कि नहीं है। आज आप पैसा बर्बाद करने के लिए ये कर सकते हैं कि चलिए 7,000 रुपये जाएंगे, 7 लाख रुपए जाएंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वो बात है, अगर ऐसा जुआ खेलने के मूड में तो अलग ही बॉल गेम है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के मूड में हैं तो बेटर बहुत अच्छे अच्छे एवेन्यूज़ हैं, उनमें पैसा डालिए, 1 रुपये भी क्यों बर्बाद करना। अच्छा जी, इन्फोसिस एंड ICICI बैंक लॉन्ग टर्म व्यू क्या? एवरी डाउन में ऐड करते रहते हैं। राकेश सर, अगर आप हर गिरावट में ऐड कर रहे हैं तो दोनों में प्रॉफिट में होंगे आई गेस, क्योंकि ICICI बैंक तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस को रिसेंटली ब्रीच करके गया है। इन्फोसिस ज़रूर ऊपर से नीचे आया, लेकिन ठीक है, बायबैक में उसने मौका दिया था पैसा देकर निकलने का थोड़ा बहुत, और बाकी विद टाइम इन्फोसिस अपना कवर कर ही लेती है हर बारी। तो थोड़ा समय दीजिए, जिस दिन IT ने वापस करवट बदली अपने आप गेन आ जाएंगे। हमेशा कोई कंपनियां डीपली वैल्यूड या डीपली अंडर वैल्यूड नहीं रहती हैं। डीपली वैल्यूड वाली कंपनियों के नाम अगर आप चुनना चाहेंगे तो उसमें IRCTC रहा है, उसमें जुबिलेंट फूड रहा है, उसमें ही DMart रहा है। एक समय पे सब डीपली वैल्यूड थी, आज डीपली वैल्यूड से टूट के नीचे आ गए। एक समय तक डीपली अंडर वैल्यूड कंपनियां भी डीपली अंडर वैल्यूड नहीं रहेंगी, वहाँ पर भी वैल्यूएशन सर्च हो जाएंगे, निकल जाएंगे। बारिंग PSU के केस में वो डीपली अंडर वैल्यूड डीपली ओवर वैल्यूड हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन अलग तरह से काम करती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एक तरफा ही तेज़ी दिखाएंगे, एक तरफा ही गिरावट आएगी। स्टेबल होंगे, कंसोलिडेशन लेंगे, चल देंगे। नंबर अच्छे आ गए 2 क्वार्टर के तो अपने आप ही सिचुएशन बदल जाएगी। तो आप उनको भी रीड करते रहिए, आराम आराम से एक्यूमुलेट करिए। ड्रीम फोक्स IPO LIC जैसा ना हो जाए। LIC जैसा ना हो जाएगा सर, मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि LIC का IPO का साइज़ देखिए और इसके IPO का साइज़ देखिए। जितना LIC के मतलब एक विंडो भी थी ना, एम्प्लॉय विंडो, उससे भी छोटा IPO है इसका, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, बिज़नेस को लेकर थोड़ा इश्यूज ज़रूर हैं कि किस कारोबार। आज इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन हो रही थी एक ग्रुप में, जहाँ उन्होंने ये बात बोली भी कि अब क्योंकि जैसे जैसे एयरपोर्ट्स पे ट्रैफिक बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप ज़्यादा टाइम लगता है आपको चेक इन में और बाकी सिक्योरिटी चेक्स में, वैसे वैसे एयरपोर्ट लाउंज का इस्तेमाल कम होता जाएगा, क्योंकि इतना टाइम को वहीं लग रहा है तो आप लाउंज में बैठ क्या करेंगे, कितना आपको ले ओवर लेना ही है। तो इसीलिए लाउंज की यूज़ कम होता जाएगा, और प्लस अब सब लोग देने लग गए एक्सेस, तो लाउंज की क्वालिटी भी वो नहीं रही जो पहले रहती थी। तो ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही बिज़नेस पे। मैंने कल मैनेजमेंट से बात पूछी भी थी कि इतने अच्छे नंबर्स हैं तो आपकी जो पे ऑफ्स है उसमें 42 करोड़ का MSME को क्यों देना बाकी है। तो उन्होंने ये बात बोली भी कि उनके पुराने पेंडिंग पेमेंट्स हैं, रिलेशनशिप अच्छे हैं, ठीक कर लेंगे उसको। अब ये सब चीज़ें बहुत मैटर रखती हैं जब आप नंबर्स देख रहे होते हैं। तो सो बेटर यही कि आप लिस्टिंग गेन अगर देखना चाह रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज तो LIC सिचुएशन हो या ना हो तो फ्यूचर ही बताएगा। If EV concept gets successful, then what will happen to oil and oil refineries company? Also your view on IGL holding 50 quantity. पहली चीज़ सर, अगर EV आएगा तो EV लाने वाली कंपनियों में भी तो कोई ऐसी कंपनी है ना जो ऑयल के बिजनेस में है। मिसाल के तौर पे BPCL के EV सेंटर्स बन रहे हैं, IOC के बन रहे हैं, और रिलायंस के भी हैं जो कि सबसे बड़ी देश की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी चलाती है। तो धीरे धीरे वो लोग ही EV में शिफ्ट कर जाएंगे, वन, क्योंकि इमर्जिंग ट्रेंड उन्हें ही पता है। हमारे और आपसे ज़्यादा ही पता होगा ना, क्योंकि वो इस बिज़नेस में ही है। हम आप तो कुछ ही शेयर होल्डर हैं, उनके पास तो सारा मैकेनिज़्म है, सारा कह सकते हैं कि दे आर द ट्रेंड सेटर, तो उनको तो ज़्यादा ही पता होगा। और प्लस वो क्यों कोशिश करेंगे कि उनका बिज़नेस पूरा बैठ जाए और EV का बिज़नेस चल जाए, या EV वाले क्यों नहीं कोशिश करेंगे कि पेट्रोल वाले बैठ जाएँ और EV वाले चल जाएँ। सो एक कंसोलिडेशन होगा कुछ टाइम तक। एक कंपनी EV पे कामकाज करेगी और वन फाइन डे कैश रिच कंपनी आगे उसे एक्वायर कर लेगी, जो होता ही आ रहा है कई सालों से, जो मारुति करने का वेट कर रही है, जो हीरो करने का वेट कर रही थी, या बजाज जो कर रहा है ऑलरेडी। तो इस तरह से होता है इनके काम। अब रही बात IGL की, तो सर IGL केस में कंपनी ठीक है, प्राइस हाइक का इम्पैक्ट भी हुआ है रिसेंटली, लेकिन
हायर एलएनजी के प्राइसेस जो लास्ट टाइम पर इम्पैक्ट करके भी गए थे इनके प्राइसेस में, और जो इनकी मैनेजमेंट से बातचीत में इन्होंने खुद ही कहा था कि एलएनजी का इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिव डिमांड का इम्पैक्ट प्लस धीरे धीरे वापस जो सीएनजी की डिमांड पिकअप करती है तो वो शायद इनके लिए एक अच्छा काम कर सकती है। केवीएट यही है कि इसमें नोएडा गवर्नमेंट का भी स्टेक है, तो वहाँ पर कभी स्टेक सेल आ गया तो बात अलग है, जो सो फार तो नहीं आया, लेकिन हमेशा यहाँ पर भी तेज़ी इसलिए कैप ही रहेगी क्योंकि भैया सरकार इसमें इन्वॉल्व है। सो उसको आप ज़रूर केवीएट के तौर पर रखिएगा ध्यान में। IDFC फर्स्ट और सिटी यूनियन बैंक और न्यू IPO सिरमा SGS, इनमें से किसको लॉन्ग टर्म सही रखें? IDFC फर्स्ट, त्यागी साहब, पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से तो आपको पता ही है इसका क्या हाल रहा है। इक्विटी बेस बहुत बड़ा है, मर्जर की बातचीत है IDFC लिमिटेड के साथ, इसलिए बीच बीच में चलता है खबर पे। तेज़ी मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, ले लिया। सिटी यूनियन बैंक में भी सेम ही ट्रेंड रहेगा। सिरमा एक केस में बात कर ही चुका हूँ कि जब तक अपनी लिस्टिंग करके सिचुएशन ना क्लियर कर दे तब तक क्यों उन्हें पैसा डालना आपको। अगर आपको कोई भी कंपनी पसंद आ रही है जो IPO में बहुत ही रोबस्ट है, जैसे बहुत ही रोबस्ट कंपनियों में 2004 का आया हुआ TCS था, या 2007 का आया हुआ पेज इंडस्ट्री था, 2007-06 में आया हुआ मारुति था, 2010 में आया जुबिलेंट फूड था, 2014 में आया डी मार्ट था, लाइकवाइज ऐसे नाम आप गिनते चले जाइए। इन कंपनियों के प्रोडक्ट आपको मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे क्लियर होते जा रहे होंगे ये कंपनियाँ क्या करती हैं, और उसके बाद आपको पता ही कि कंपनियों की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, इनमें कैसे पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। सो विद टाइम इस कंपनी में अगर आप पैसा डाल भी रहे हैं और आप इस प्रोडक्ट को समझते हैं अच्छे से तो बात अलग है, लेकिन अगर लिस्ट हो जाए 2 क्वार्टर के नंबर, 6 क्वार्टर के नंबर, 8 क्वार्टर के नंबर दे क्या हो जाएगा, 200 का शेयर 400 हो जाएगा। वो 400 रुपये पे भी लेकर आपको ठीक ही लगेगी, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट दिख गई है आपको। लेकिन जब सिचुएशन ही अभी क्लियर नहीं है, कामकाज अभी चल रहा है, नंबर्स अभी आएंगे, लिस्टिंग गेन आएगा, फिर 2 जमा नीचे आ जाएगा, जो पारस डिफेंस में हुआ, जो पेटीएम में हुआ, जो PB फिनटेक में हुआ, जो जोमेटो में हुआ, बर्गर किंग में हुआ, वो दिन क्यों दोहराना चाह रहे हैं आप? बेटर है कि आप थोड़ा समय दीजिए इनको, अपना मेटल प्रूफ कर लें। विद टाइम बाजार बंद तो हो नहीं रहा, मेरे भी रहने से पहले था, मेरे जाने के बाद भी रहेगा ही, उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा इसमें। सनोफी में क्या इशू है, स्विंग करें और लॉन्ग टर्म, टाइम टू बुक सम प्रॉफिट फॉर लॉन्ग टर्म? अनिल सर, पहले तो डिविडेंड आया था, इसमें तो डिविडेंड एक्स हुआ, और उसके अलावा लास्टली प्रेशर चल ही रहा है इस स्टॉक में। इनफैक्ट फार्मा में चल रहा है, बायोकॉन नीचे है, ये भी नीचे है, कई सारे और फार्मा कंपनियाँ भी नीचे हैं, तो थोड़ा DVS भी नीचे आ चुके हैं, तो वो भी एक इम्पैक्ट चल रहा है। लेकिन कंपनी तो ठीक ही है, मल्टीनेशनल जाइंट है, डिविडेंड तो अच्छा देती है। अगर आपका व्यू बहुत ही लॉन्ग टर्म है तो बने रहिए, पोर्टफोलियो कोर का हिस्सा रखिए। अगर मीडियम टर्म है थोड़ा प्रॉफिट ले लीजिए, और जो बची पोजीशन है कैपिटल के निकालने के बाद उन्हें पड़ा रहने दीजिए, उनसे डिविडेंड लेते रहिए। नीचे मिल जाए, अगर आपको लगता है अच्छी कंपनी है और आप बहुत टाइम दे सकते हैं तो आप नीचे और ऐड भी कर सकते हैं, कोई ऐसे इशू नहीं है। ईल्ड बेटर हो रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे। चलिए, इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, शुरू में तकनीकी खराबी थी इसकी वजह से। और आपसे अब कल मुलाकात होगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।